जय हिंद दोस्तों। कल के वाले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में उत्तर प्रदेश का पहला पार्ट था। उसमें हमने आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानियां और उत्तर प्रदेश के नाम वगैरह मतलब क्या क्या थे, कब कितने थे, और राजकीय कुछ चिन्ह बता दिए थे। पुनर्गठन और विभाजन के बारे में बता दिया था। कुछ आपके जो है उत्तर प्रदेश के लोकेशन तक बता दिए थे कि कहाँ हमारा जो है किस अक्षांश और किस देशांतर पर हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर थोड़ा देखने वाले हैं सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हम लोग कैसे देखेंगे? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, हमने आपको दूरी बता दिया था। हमने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी बताया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपको बताए थे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको बता दिए थे। पूरे भारत का 7.33% आता है पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और सबसे बड़ा जिला बता दिए थे, कौन कौन से जिले हैं। ठीक है ना, कौन कौन से जिले छोटे हैं, ये सब बता दिए थे। उत्तर और दक्षिण की लंबाई हमने आपको बताई थी। उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। और पूरब और पश्चिम और पूरब की लंबाई कितनी बताए थे? इसकी बताए थे 650। ठीक है ना, तो यहाँ हम सीमावर्ती क्षेत्र देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि उत्तर में कौन सा जिला पड़ेगा, दक्षिण में कौन सा जिला पड़ेगा, और पूरब में कौन सा जिला पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम देखें उत्तर में, अगर उत्तर में देखें कौन सा जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में, तो सहारनपुर, सहारनपुर। और सबसे नीचे अगर देखेंगे तो पड़ेगा भैया सोनभद्र, सोनभद्र सबसे नीचे सोनभद्र पड़ेगा। और यहां पड़ेगा शामली, शामली। और यहां पड़ेगा आपका बलिया, बलिया पूरब में पड़ेगा बलिया। ठीक है ना, सबसे उत्तर में पड़ेगा। एक एक जिला हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, सहारनपुर की अगर बात करेगा तो सहारनपुर किस राज्य को छूता है? सबसे छोटा, सबसे मतलब कम सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश किसको छूता है? अंत में कौन सा जिला छूता है उत्तर प्रदेश का? तो सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश को सहारनपुर। वैसे अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस सहारनपुर किस किस को छूता है? तो सहारनपुर छूता है उत्तराखंड को, हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश को। तीनों को टच करता है। ध्यान में रहे, 3 राज्य को टच करता है। कौन? सहारनपुर, उत्तर में ही। ठीक है ना, उत्तराखंड और हरियाणा, और सबसे सबसे छोर पर जो है कौन है? आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट बगल में अगर देखा जाए, क्योंकि लंबवत है उत्तर प्रदेश ना आकार में, तो वहां उसके जस्ट बगल में देखा जाए तो हरियाणा, यानी कि सबसे पश्चिम में, सबसे सबसे पश्चिम में कौन छूता है? तो शामली। शामली किस राज्य में है? शामली किस राज्य को टच करता है? तो हरियाणा, हरियाणा। शामली है हरियाणा में। और आपका बलिया अगर देखा जाए, बलिया किस राज्य को टच करता है? तो बलिया टच करता है बिहार को, बलिया टच करता है बिहार को। और सोनभद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनभद्र इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र किसको टच करता है? तो सोनभद्र भैया 4 राज्य को टच करता है। ठीक है ना, एक तो टच करता है मध्य प्रदेश को, ठीक है, फिर टच करता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को। और यहां छूता है झारखंड को, झारखंड। और फिर यहां छूता है बिहार को, बिहार को। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कितने राज्यों को छूता है? 4 राज्यों को, अकेले छूता है 4 राज्य को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सोनभद्र और बिहार को छूता है। 2 राज्य इसके ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश को, सिर्फ पूरे प्रदेश को 2 राज्य ऐसे हैं जो छूते हैं केवल किस जिले को? तो आप कहोगे सोनभद्र को। ओनली सोनभद्र को कौन कौन छूता है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड सोनभद्र के अलावा किसी राज्य को नहीं टच करते, ओनली सोनभद्र को। सबसे दक्षिणतम पॉइंट है आपका सोनभद्र। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जब आगे पढ़ाएंगे सोनभद्र जो है जनजातियों के बारे में, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती हैं कहाँ? सोनभद्र में। ठीक है ना, लगभग 3,85,000 के करीब यहां पर निवास करती हैं जनजातियां। ठीक है ना, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आगे। तो ये प्रदेश का सबसे दक्षिणतम में तो 4 राज्यों को टच करता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब पूछेगा कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? कौन सा जिला सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? तो यहां तो सोनभद्र हो गया, यहां लटका रहता है इस आकार में कुछ करके ऐसे, मतलब जगह जगह गया है। यहां है ललितपुर, ललितपुर।
ललितपुर, और ललितपुर में मात्र एक स्थान जाने का है, वो है झांसी। सिर्फ एक रास्ता है झांसी, और ये पूरी तरह के 3 तरफ से घिरा पड़ा है, किससे? मध्य प्रदेश से। 3 तरफ से घिरा पड़ा है मध्य प्रदेश से, और एक तरफ से जाने का रास्ता यानी कि कह सकते हो क्या है? उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, ठीक है ना। लेकिन दक्षिणतम इसको मत लगाना, ये है तो, लेकिन सबसे निचले पॉइंट पर ये आता है आपका सोनभद्र, ठीक है ना। तो ये 4 है जो आपके चारों दिशा के सबसे आखिरी वाले छोर पर पड़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम देख लिए हैं कि इसके छोर पर कौन कौन से जिले हैं। पश्चिम में कौन है? शामली है। पूर्व में कौन है? बलिया है। दक्षिण में कौन है? सोनभद्र है। उत्तर में कौन है? तो सहारनपुर है। सहारनपुर याद रखना, सहारनपुर का क्या है? सहारनपुर उत्तर में सबसे छोटा सीमा बनाता है, ठीक है ना, सबसे छोटा सीमा बनाता है, इसको याद रखना। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कौन कौन से जिले कितने छूते हैं कितने कितने राज्यों को, ठीक है ना, कौन कौन से जिले। चलिए पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, पहले तो ये जान लीजिए कि प्रदेश का चलिए देखिए प्रदेश को आप जानते हो कि 8 राज्य 1 यूटी और 1 देश यानी नेपाल टच करता है, ठीक है ना। 8 राज्य 1 यूटी और नेपाल यानी कि 1 देश टच करता है। तो टोटल कितने टच करते हैं? हमने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिए थे कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं, ठीक है ना। उत्तर से बताइए, उत्तर की तरफ से बताइए। चलिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपका उत्तराखंड। टोटल कितने हुए? 8 हुए। और यहां पर यूटी देखी जाएगी तो दिल्ली टच करता है, दिल्ली। और यहां पर देखा जाए देश में तो बॉर्डर लगाता है किसका? नेपाल का, ठीक है ना, नेपाल का। अब देखिए अगर यहां पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली को कौन कौन छूता है? तो दिल्ली को भैया छूता है गौतम बुद्ध नगर। और कौन छूता है? गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। यानी केंद्र शासित प्रदेश को केवल क्या याद रखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश को केवल 2 जिले छूते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटे हैं ये, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आइए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के, उसके नीचे आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान को कितने जिले छूते हैं? राजस्थान तो राजस्थान को भी उत्तर प्रदेश के 2 जिले छूते हैं, कौन कौन से? मथुरा एवं आगरा किसको छूते हैं? तो कहोगे राजस्थान को छूते हैं। राजस्थान के अगर नीचे आएंगे, अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है, सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है? लिखिए सबसे लंबाई में सीमा कौन बनाता है? सबसे लंबा सीमा बनाता है आपका एमपी, ठीक है ना। और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को छूता है भैया? तो क्या लिखेंगे? 11 जिलों को छूता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को छूता है? 11 जिले के। अब नेक्स्ट देखिए, अगर यहां पर आपसे पूछेगा, ठीक है ना, आप जानते हो सोनभद्र, ये क्या नाम है, सोनभद्र को तो 2 ही राज्य छू लेते हैं, 2 राज्य सोनभद्र के अलावा कोई नहीं छूता। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश 11 जिले। बिहार का देख लीजिए, देखिए बिहार को याद रखना 7 जिला। उत्तराखंड को याद रखना 7 जिला, और नेपाल को याद रखना 7 जिला, ठीक है ना। इनको कितने कितने जिले छूते हैं? बिहार को 7 जिले, उत्तराखंड के 7 जिले और नेपाल के 7 जिले, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के जो सबसे ज्यादा छूता है वो क्या है?
आपका 11 जिले छूते हैं, ठीक है ना, 11 जिले। चलिए देखिए बिहार के कौन कौन से जिले छूते हैं। बिहार के देखिए इंपॉर्टेंट वाला आप थोड़ा सा देख लीजिए, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बिहार का अगर पूछ ले तो बिहार का क्या बताओगे। बिहार को नीचे सोनभद्र छूता है, नीचे चलेंगे, सोनभद्र है, चंदौली है, गाजियाबाद गाजीपुर है, उसके ऊपर है बलिया, बलिया के ऊपर है देवरिया, देवरिया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद महाराजगंज। अगर यहाँ पे देखा जाए नेपाल का इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा किलोमीटर के हिसाब से नेपाल उत्तर प्रदेश में कितना सीमा बनाता है तो याद रखना, ठीक है ना, कितने किलोमीटर बनाता है, 579 किलोमीटर। नेपाल उत्तर प्रदेश से कितना सीमा बनाता है, 579 किलोमीटर, ठीक है ना, 579 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं तो कहोगे पीलीभीत, पीलीभीत है, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, एक जिला महाराजगंज है। ये सब क्या है, ये सब नेपाल के बॉर्डर पर पड़ते हैं, ठीक है ना। वैसे कि कहते हैं तराइन क्षेत्र वाले पड़ते हैं, क्योंकि तराइन क्षेत्र वाले में आता है। और तराइन क्षेत्र वाले में आप जानते हो कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। थारू जनजाति वहीं निवास करती है। वैसे के लिए कई विद्वानों का मानना है थारू जनजाति राजस्थान से भगाए गए थे मराठों द्वारा, ठीक है ना, राजस्थान से आए हैं थारू जनजाति, तो उसको देखा। ये सब तराइन क्षेत्र है, यानी कि नेपाल के जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश के तराइन क्षेत्र। कितने किलोमीटर छूता है, 579 किलोमीटर, ठीक है ना, 579 किलोमीटर। तो दिल्ली के आपने देख लिया, राजस्थान के आपने देख लिया, ये सब क्या बनाते हैं, इसके सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है ना, सीमावर्ती क्षेत्र है। चलिए ठीक है, कुछ आगे देख लेते हैं फैक्ट, कुछ आगे फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हरियाणा को, देख लेते हैं हरियाणा को, ठीक है ना। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा कितने जिलों को छूता है उत्तर प्रदेश के, 6 जिलों के। कौन कौन से जिला है भैया तो कहोगे सहारनपुर, और कौन है, सहारनपुर, और कौन है, शामली, शामली, शामली के बाद बागपत, बागपत, उसके बाद क्या होना है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन सा जिला आता है, अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आगर मथुरा, मथुरा। ये इतने जिले, 6 जिले जो हैं किसको छूते हैं, हरियाणा को। लेकिन हरियाणा का एक खासियत याद रखना उत्तर प्रदेश से, कि हरियाणा का जो सीमा बनाता है, ठीक है ना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। यानी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बीच में, इनके बीच में जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है तो यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सीमा पे आता है ये, ठीक है ना, सीमा पे आता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के थोड़े बहुत इतिहास से रिलेटिव, कि यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से क्या क्या मिला है। आ जाइए थोड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए हम इसका इतिहास देखते हैं प्रदेश का। ऐतिहासिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन देखते हैं उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक अध्ययन। देखना है आप लोग ध्यान से, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास का अध्ययन है टोटल हम आपको बताएंगे, जो मेनली आपके एग्जामों में आते हैं, जो रिलेटिव हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, साक्ष्य है, लड़ाइयाँ हैं, जो भी कुछ है सब आपके बताएंगे, ठीक है ना। आ जाइए, तो पहले हम देखेंगे पाषाण काल का, ठीक है ना। तो पाषाण काल में पहला आपका आता है, आप सब लोग जानते हो पहला पाषाण काल कौन है तो कहोगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। चलिए पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में क्या मिला हमें यहां तो प्रयागराज, 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 इलाहाबाद। यानी यहां से क्या मिलता है तो यहां से दोस्तों मिलता है, देखिए यहां से मिलता है आपका बेलन घाटी,
बेलन घाटी। दूसरा नंबर चंदौली। चंदौली से क्या मिला? तो चंदौली से मिला है चकिया। चंदौली से मिला चकिया। अगला है सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र से क्या मिला? तो सोनभद्र से मिला क्या है? यहां से मिला है सिंगरौली। सिंगरौली। देखिए आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना, मेनली आपको थोड़ा सा बस याद रखना है, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको याद रखना। लेकिन आपको इसके अंदर किसको याद रखना है? तो बेलन घाटी को नहीं भूलना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलन घाटी की खुदाई किसने करवाई थी? तो बेलन घाटी की जो खुदाई कराए थे उनका नाम था जी आर शर्मा। जी.आर. शर्मा। चलिए, जी.आर. शर्मा। तो इनका क्या नाम है? जी.आर. ये क्या थे? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? बेलन घाटी की खुदैया करवाई। और जो बेलन घाटी की खुदैया करवाई तो बहुत सारी चीजें निकली, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें निकली। जैसे जैसे अस्थि से निर्मित देवी की मूर्ति निकली है, यानी अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी पर छपा हुआ देवी की मूर्ति निकली है वहां से। अगर और देखा जाए हड्डी की, और देखा जाए और क्या निकला है? आप जानते होंगे क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है। क्वार्टजाइट अगर नहीं जानते हैं तो जब भूगोल वाले पोर्शन में आपको चट्टान पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्वार्टजाइट बनता किससे है, ठीक है ना। ये रूपांतरण है किसका? बलुआ पत्थर का रूपांतरण है। तो वो सारी चीजें निकलते हैं, यानी कि यहाँ हड्डियों की देवी की मूर्ति निकलती है। और क्या मिलता है? और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये आपको मेनली याद रखना है कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी, ठीक है ना, खुदाई किसने करवाई थी। और देखा जाए पूरा पाषाण, यानी कि पूरा पाषाण के बेलन घाटी में क्या क्या मिला? तो यहाँ से कई सारी चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा बहुत पशुपालन का साँच मिलता है, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलता आग का साँच, और बिल्कुल नहीं मिलता किसका? कृषि और गृह का साँच। यहाँ थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। इस पूरा पाषाण काल में वैसे ही इतिहास पढ़ते समय आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर आग की खोज नहीं हुई थी, घर और वगैरह ये सब घर की और कृषि की नहीं खोज हुई थी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बहुत साँच मिल जाता है पशु का, ठीक है ना। ये इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। बेलन घाटी आपका इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है ना। आ जाइए देखते हैं पूरा मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में क्या है देखिए, चलिए दूसरा आपका क्या आता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या मिला? तो देखो मध्य पाषाण काल में कई जिले में साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपका मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इलाहाबाद है, प्रतापगढ़ है। लेकिन मेनली आपको क्या याद रखना है? प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। देख लीजिए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है। चलिए, प्रतापगढ़ से कौन सा साक्ष्य मिलता है? तो प्रतापगढ़ से सरायनाहर, सरायनाहर, महदहा, महदहा और दमदमा। दमदमा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आपको क्या देखना है कि यहां से मिले क्या है, देखिए। और बल्कि यहां से प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से क्या मिले हैं? चौपानी मांडव, चौपानी मांडव, चौपानी मांडव। बस आप ध्यान दीजिए क्या क्या मिला है यहां पर। देखिए अगर सरायनाहर से देखा जाए, सरायनाहर से क्या मिला है? तो यहां पर 15 यानी कि जो मृतक शरीर है, यानी कि शवाधान, 15 शवाधान मृतक शरीर का जो दफनाया गया था, उनका सिर कहाँ मिला है? पश्चिम की दिशा में, और पैर कहाँ मिला है? पूरब की दिशा में, यानी पश्चिम की दिशा में। यहाँ ये साक्ष्य मिलता है। महदा
मगधा में क्या मिलता है, मगधा में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए सिल लोढ़ा मिला है मगधा से, ठीक है ना, गर्त चूल्हा मिला है, और क्या मिले हैं, हड्डी और सींग के आभूषण, पहले इसी के आभूषण पहने करते थे, वैसे भी आप देखे होंगे इतिहास में ना, हड्डी और सींग के क्या पहनते थे लोग, आभूषण मिले हैं यहाँ से, कहाँ से, सराय नाहर से, ठीक है ना, सराय नाहर से, यहाँ से ये इतने साक्ष्य मिलते हैं, बस मेनली आपको यही याद रखना है, ठीक है ना। और भी मिलते हैं जैसे मिर्जापुर सोनभद्र, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपको मेनली याद रखना है, ठीक है ना। अगला कौन सा आता है, अगला कहेंगे, देखिए इस पाषाण काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में थोड़ी सी डेवलप हो गई थी, यानी आग की जानकारी हो गई थी, थोड़ा बहुत कृषि करने लगे थे, ठीक है ना, थोड़ा पशु वशु पालने लगे थे, बस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, हल्का फुल्का, बहुत डेवलप में नहीं थे, मतलब बहुत भी तरक्की पे नहीं थे मध्य पाषाण काल में। अब देखते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले, तो नवपाषाण काल में आपका इलाहाबाद का क्षेत्र है, नवपाषाण काल में प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है ना, इलाहाबाद, ठीक है ना। यहां से क्या मिला है, फिर यहां से मिला है क्या, बेलन घाटी, बेलन घाटी, यहां से फिर मिला है बेलन घाटी, प्रयागराज से भी मिला है क्या, बेलन घाटी। बेलन घाटी देखिए यहां पर, देखिए बेलन घाटी, यानी कि बेलन घाटी में एक जगह स्थित है, स्थित एक जगह स्थित है, स्थित, उसका नाम है कोलडिहवा, कोलडिहवा, कोलडिहवा। कोलडिहवा क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि कोलडिहवा से ही चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल, कोलडिहवा से क्या मिलता है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो है खुदाई चावल के साक्ष्य देखे गए हैं, वैसे खुदैया में बहुत सारी चीज़ें तो मिल ही थी। और देखा जाए बेलन घाटी में क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रहे ये नवपाषाण काल की खुदाई है, जब नवपाषाण काल की बेलन घाटी की खुदाई थी तो यहाँ क्या क्या मिला, यहाँ मिलते हैं झोपड़पट्टी मिलती हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और सबसे प्रमुख जो है आपके मिट्टी के बहुत सारे बर्तन यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ देखा जाता है मानव का बहुत कुछ न कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप में आ गया था, मतलब कुछ जानकारी इसको प्राप्त हो गई थी, आग की जानकारी हो गई थी। और देखा जाए तो नवपाषाण काल में आपका कृषि से कर्म भी करने लगे थे, कृषि का कर्म हुआ, जैसे कि हाँ आवास बनाने लगे थे। उसके बाद इनका पोशाक क्या था, पोशाक जो पहनते थे ये जानवरों के चमड़े पहनते थे, मतलब जानवरों के चमड़े के कपड़े लोग पहनते थे, उसका प्रयोग करते थे, ठीक है ना। ये था हमारा नवपाषाण काल, ठीक है ना, नवपाषाण काल। और भी जिलों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे किसका बाद, अब आगे हम बात करेंगे महाकाव्य काल की बात। महाकाव्य काल में यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं महाकाव्य में, ठीक है ना, उसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं महाकाव्य में, ठीक है ना, महाकाव्य। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल के दो चीज हैं, कौन कौन से, रामायण और दूसरा आपका है महाभारत, महाभारत, यहां से साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, रामायण और महाभारत। यानी कि रामायण कहाँ, रामायण का क्या मिला है, कौशल, कौशल, और आप लोग कौशल जानते हो किसका, किसके आसपास आता है, तो ये आ जाता है आपका अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। और यहां पर एक वंश का साक्ष्य मिलता है जिसको क्या कहते हैं हम, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश का साक्ष्य मिलता है, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। अगर यहां पे देखा जाए महाभारत में, तो महाभारत की लड़ाई तो आप लोग जानते ही हो, यहां का संबंध है हस्तिनापुर से,
हस्तिनापुर से। यहाँ का संबंध किससे है? हस्तिनापुर। और यहाँ किस वंश को देखा गया? तो कुरुवंश को, कुरुवंश, ठीक है, कुरुवंश, कुरुवंश का संबंध है। ठीक है, तो इन दो महाकाव्य को भी याद रखना, यानी कि ये हस्तिनापुर यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जिला, और ये कौशल यानी कि अयोध्या में। तो ये भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं वंशों के कुछ जो है यहाँ के। अगर और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद थोड़ा सा बड़ा है आपका, इसके बाद है आपका 14 महाजनपद, ठीक है ना, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद की पहली बात तो ये देखेंगे, 16 महाजनपद का कर्म क्या था समाज का, ठीक है ना। यहाँ सामाजिक कर्म क्या थे? समाज का कर्म क्या था? समाज का कर्म, समाज का कर्म मतलब इनके समाज का कर्म क्या था? इनके समाज का कर्म देखेंगे तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा था कुल, कुल के बाद क्या था? कुल के बाद था इनका, कुल के बाद था ग्राम, ग्राम के बाद था विष, विष के बाद था जन, जन के बाद था जनपद, और जनपद के बाद था महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, तो ये इनका कर्म था समाज का, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ समाज का ये कर्म था। ठीक है ना, कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद और महाजनपद। ठीक है, इन 16 महाजनपदों का अगर हम देखेंगे कि साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, तो एक बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म का ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ जिसका आप लोग नाम जानते हो, इसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो 16 महाजनपदों की साक्ष्य यहां से मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपदों की। और कहां से मिलती है? तो जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म का ग्रंथ है। और जैन धर्म के ग्रंथ का क्या नाम है? जैन धर्म के ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। यहां से भी 16 महाजनपदों के साक्ष्य मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? तो पाणिनि द्वारा, पाणिनि का एक और ग्रंथ ही है जिसको किसने लिखा? पाणिनि ने। पाणिनि का एक ग्रंथ ही है, ग्रंथ, ठीक है ना, जिसका नाम आप लोग जानते हो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। यहां भी जनपदों के जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, वैसे पाणिनि को संस्कृत के व्याकरण का पिता कहा जाता है, और हिंदी के व्याकरण के पिता जो है कामता प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, पाणिनि क्या है? संस्कृत के व्याकरण के पिता, और कामता प्रसाद हिंदी के व्याकरण के पिता। हम 16 महाजनपदों का यहाँ क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि 8 महाजनपद इसके कहाँ पाए जाते हैं? 8 महाजनपद इसके टोटली उत्तर प्रदेश में है। इसको देखेंगे, जो 8 महाजनपद हैं यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं ये 8 महाजनपद कौन कौन है और किस किस क्षेत्रों में पड़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए 8 देखते हैं, 8 कौन कौन से हैं महाजनपद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? देखिए, एक है मल्ल, मल्ल है सूरसेन, सूरसेन। उसके बाद है चेदी, पांचाल, कौशल, वत्स,
और 7वें पर आपका है कुरु, और जो 8वां है वो है आपका काशी। काशी, ठीक है। ये तो राजधानी है, ओ सॉरी, मतलब ये तो महाजनपद है, ठीक है ना, महाजनपद। अब इनकी राजधानी हम देखेंगे, ठीक है ना। अरे मल्ल है, ठीक है ना। इसकी राजधानी देखेंगे तो मल्ल की राजधानी क्या है? मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनगर। कुशीनगर, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और चेदी की राजधानी क्या है? चेदी की राजधानी है शक्तिमती। शक्तिमती, शक्तिमती आपका बांदा में पड़ता है, बांदा, ठीक है ना। तो ये देखिए सुक्तिमती है, सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती। पांचाल में आप दो पार्ट में इसको कर सकते हैं, एक है उत्तरी पांचाल, एक है दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी हम सिर्फ लिखेंगे, उत्तरी का क्या नाम था? उत्तरी पांचाल का नाम था अहिछित्र। अहिछित्र, यह उत्तरी का नाम था। और दक्षिण पांचाल का नाम याद रखेंगे कांपिल्य। कांपिल्य, तो दक्षिण का नाम था कांपिल्य, ठीक है ना। दक्षिण का क्या? अहिछित्र। यह आपको याद रखना है। अगर पूछेगा अहिछित्र किसके आसपास का क्षेत्र है, तो कहोगे यह है बरेली का, बरेली के आसपास का। और यह आपका कांपिल्य है फर्रुखाबाद का आसपास का क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए कौशल, कौशल यानी कि कौशल किसकी? कौशल में क्या है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी। ये पड़ता है, आप लोग जानते हो, अयोध्या की ओर। अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। देखिए नीचे क्या है? वत्स है। वत्स में क्या पड़ता है? कौशांबी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशांबी। कौशांबी। और कौशांबी आप लोग जानते हैं किसका क्षेत्र पड़ता है? कौशांबी किसका क्षेत्र पड़ता है? प्रयागराज का क्षेत्र पड़ता है। और नेक्स्ट आता है आपका कुरु, ठीक है ना। देखिए कुरु, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ आपका पड़ता है दिल्ली के आसपास, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, थोड़ा दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ जाता है ये, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और काशी तो सब लोग जानते हो, काशी यानी कि काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो ये 8 जो महाजनपद है, ये 8 उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, ठीक है ना, 16 महाजनपदों में। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लेंगे, ठीक है ना। और बाकी अब इसके आगे जो है, और आगे का इतिहास जो है, क्रांति वगैरह है जो उत्तर प्रदेश से विलान करती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।